हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेंस का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है ना, टेंस का बेसिक कंसेप्ट लेकर आया हूँ जो हर क्लास के, हर वर्ग के बच्चों को काम देगा। चाहे वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी क्लास के बच्चे हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हर क्लास के बच्चों को ये काम देने वाला है। इसलिए मैं आज ये टॉपिक को लेकर आया हूँ आपके लिए। आप इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, आइए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको टॉपिक पे सीधा लेकर आता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टेंस, जिसका हिंदी आप जानते हैं। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल, है ना। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। ठीक है, अब टेंस क्या होता है? व्हाट इज टेंस? हमारा पहला क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि व्हाट इज टेंस, टेंस क्या होता है। तो समझेंगे, टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब which shows not only the time of an action but also the state of an action or event। यानी बोल रहा है कि टेंस जो होता है वह क्या होता है कि दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यह वर्ब का एक फॉर्म होता है, वह फॉर्म होता है जो कि विच शो, जो कि क्या करता है, दिखाता है, दर्शाता है, नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी काम के होने का समय सिर्फ नहीं बताता, बल्कि क्या बताता है उसके साथ साथ बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन, किसी काम के अवस्था को भी बताने का काम करता है, किसी घटना की अवस्था को भी बताता है। यानी कि टाइम तो बताता ही है, समय तो बताता ही है टेंस कि ये काम कब हुआ था, कोई भी काम कब हुआ, किस समय, ये बताता ही, प्लस उसकी अवस्था को भी बताने का काम करता है टेंस। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आइए आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस होते हैं काइंड्स ऑफ टेंस, काल का प्रकार, काल के प्रकार। काल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है ना। तो काल हम लोग जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वो फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, सेकंड पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, थर्ड फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। अब देखेंगे वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो वर्तमान काल उसे कहते हैं जो समय अभी चल रहा हो वर्तमान में। ठीक है ना, जो समय अभी क्या हो रहा हो, चल रहा हो वर्तमान में, उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पास्ट टेंस, भूतकाल। भूत ऐसे भी आप सुन जानते होंगे दोस्तों। भूतकाल का मतलब जो समय बीत गया, गुजर गया। ठीक है ना, जो समय खत्म हो गया, गुजर गया, पास्ट हो गया, मतलब चला गया, उस समय को हम लोग भूतकाल बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं। और पास्ट टेंस को आप ऐसे भी जानते हैं, अगर आप देखें तो हमारे आम बोलचाल की भाषा में होता है क्या है कि यदि कोई व्यक्ति डेथ कर जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उस व्यक्ति का भूत है, वो व्यक्ति का भूत है। ये भूत मतलब क्या? वो व्यक्ति खत्म हो गया, वह गुजर गया, इस दुनिया को छोड़कर चला गया, उसका अतीत बन गया वो। ठीक है ना, वो उसका सब कुछ खत्म हो गया, यानी कि अब है नहीं, तब उसे हम लोग भूत बोलते हैं। तो उसी तरह यहाँ पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, और भूतकाल के आने के मतलब क्या कि जो समय खत्म हो गया। ठीक, नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। भविष्य जो आने वाला समय है, जो समय आने वाला हो उससे हम लोग भविष्य काल कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। ऐसे भी आप समझते हैं कि तुम क्या कहते हैं ना, किसी किसी को बोलचाल की भाषा में तुम भविष्यवाणी करते हो, तुम भविष्य जानते हो क्या? भविष्य जानना मतलब क्या? जो आने वाला समय में कौन सी घटना घटेगी, कब क्या होगा, ये जिसको पता हो उसे हम कहते हैं भविष्य करता, भविष्य को जानने वाला। ठीक है, यानी भविष्य मीन्स जो समय आने वाला है, जो अभी तक आया नहीं, पता नहीं आगे क्या होगा। ठीक है, उससे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब देखेंगे इन तीनों टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस के कितने भेद? 4 भेद होते हैं दोस्तों। प्रत्येक टेंस का 4 भेद होता है। कौन कौन? तो इंडेफिनिट, अब यहाँ पे आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कंटिन्यूअस, तो यहाँ भी आप कर सकते हैं पास्ट, देखेंगे P4 प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
ये P फॉर पास्ट इंडिफिनिट और ये फॉर फ्यूचर इंडिफिनिट। P फॉर पास्ट कंटिन्यूअस, P फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और F फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस। P फॉर प्रेजेंट परफेक्ट, P फॉर पास्ट परफेक्ट एंड F फॉर फ्यूचर परफेक्ट। अगेन P फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, P फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गए दोस्तों। P फॉर प्रेजेंट परफेक्ट, P फॉर पास्ट परफेक्ट एंड F फॉर फ्यूचर परफेक्ट। P फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, P फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और F फॉर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी ये प्रत्येक टेंस का चार चार भेद होते हैं, चार चार टाइप्स होते हैं। कोई प्रॉब्लम? आगे देखते हैं। अब इन्हीं टाइप्स को हम लोग स्ट्रक्चर में कैसे रूल में पढ़ेंगे, कैसे पहचान पाएंगे किसी भी टेंस को, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, ये कैसे हम पहचान पाएंगे। प्लस में प्रेजेंट का है चार टाइप्स, देखें ना अभी हम लोग क्या देखें कि प्रत्येक टेंस का चार चार भेद होते हैं। तो ये चारों में से कौन है प्रेजेंट का ही प्रेजेंट इंडिफिनिट है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये कैसे हमें पता चलेगा। उससे समझने के लिए आइए यहाँ पे देखते हैं, कुछ हमारा चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को समझते हैं। ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट को चार ग्रुप में बांटा गया, चार टाइप्स में। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब समझते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंटेंस को कैसे पहचान पाएंगे हम लोग। तो है क्या, इसको समझेंगे दोस्तों, जिस हिंदी सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस यानी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, है ना, जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में क्या मिल जाए हमें, ता है, ती है, ते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में हमें इनमें से कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द लिखा हुआ मिल जाए, कोई भी अक्षर मिल जाए ना, ता है, ती है, ते हैं, तो हम समझ जाएंगे क्या, हमें समझना होगा कि यह सेंटेंस जो है सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे एग्जांपल देखिए, राम आम खाता है। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे है ना, ता है, राम आम खाता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका राम, आम हो गया ऑब्जेक्ट और वर्ब हो गया खाना, है ना। तो वर्ब के अंत में देखिए लगा हुआ है लास्ट में ता है, ता है। इससे हमें पता क्या चला कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कोई दिक्कत? अब इसे बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर में भी तुरंत लिख कर दिखाता हूँ आपको दोस्तों। यदि इसकी अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट, तो ये दोनों में, प्रेजेंट और पास्ट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ता। कब? जब उसका अफर्मेटिव बना रहे हो तब। ठीक है ना। तो उसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अफर्मेटिव का है। बट इसी को यदि अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएं तो नेगेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ता है। हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। और वह हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारा? तो वह हेल्पिंग वर्ब होगा ये डू और डज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा वहाँ पे? कब? जब नेगेटिव बनाए या फिर इंट्रोगेटिव बनाए सेंटेंस को, तब। तो वहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब जरूरत पड़ेगा डू और डज। और डू और डज का प्रयोग करते हैं कब, किसके साथ? आपको पता होगा, डू भी एक वर्ब है, डू भी एक क्या है? वर्ब है। तो डू जो वर्ब है तो वर्ब का 5 फॉर्म होते हैं ना, 5 फॉर्म। तो 5 फॉर्म ये भी फॉलो करता है। V1 हो गया डू, V2 हो गया डिड, V3 हो गया डन। V3 क्या होता है? डन। और V4 होता है डूइंग और V5 डज। तो हमारा यहाँ देखिए V1 मतलब डू, V5 मतलब डज। कोई दिक्कत नहीं, हेल्पिंग वर्ब। और ये बात ये हमारी आती है कि डू और डज का प्रयोग किसके साथ करेंगे? तो जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, कोई भी पर्सन हो, प्लूरल सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। सेकंड और फर्स्ट, थर्ड तीनों का प्लूरल सब्जेक्ट होगा ना, तो हम डू का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा, जैसे ही, सी, इट एंड कोई भी सिंगल नेम, एक अकेला नाम। ठीक है ना, क्या होगा? ही, सी, इट और कोई भी एक सिंगल नेम होगा तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डज का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत है दोस्तों? आइए अब देखते हैं कंटिन्यूअस।
कंटिन्यूअस में जब किसी भी हिंदी सेंटेंस के आखिरी में यानी वर्ब के क्रिया के आखिरी में क्या मिले, रहा है, रही है, रहे हैं, क्या मिल जाए हमें, रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ मिले, तो हम समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जैसे राम आम खा रहा है, देखिए लास्ट में रहा है ना, आम खा रहा है, यानी क्या पता चला इससे, कंटिन्यूअस मतलब वह काम अभी चल रहा है, अभी जब मैं बोल रहा हूँ ना तो अभी वो खा रहा होगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ वह खा रहा होगा, तब बोलते समय वह काम अगर हो रहा हो तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। राम आम खा रहा है, यानी कि मैं जब बोल रहा हूँ तो उसी समय वह राम जो होगा क्या कर रहा होगा, आम खा रहा होगा। कोई दिक्कत? तो इसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा सा, आइए इसके स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, मैं इसी में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस, देखिए यहाँ पे इज एम आर प्लस बिफोर है ना, तो इससे पहले आपको ऐड करना है क्या, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब इसी को जब अंग्रेज में हिंदी लिखा था, राम आम खाता है, यदि इस पे बनाना चाहूँ तो हमारा सब्जेक्ट हो गया राम, तो पहले बोल रहा है सब्जेक्ट यानी राम लिखेंगे, इसके बाद बोल रहा है इज एम आर, तो राम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, सिंगुलर नंबर है, सिंगल नेम एक नाम, इसलिए सिंगल नेम है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, तो हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा इज, यानी राम इज, आगे क्या होगा, बिफोर, बिफोर यानी वर्ब क्या कर रहा है, वो काम क्या काम कर रहा है, आम खाने का काम कर रहा है, तो खाना का इंग्लिश ईट, उसका बिफोर होता है ईटिंग, राम इज ईटिंग, क्या खा रहा है, तो एक आम खा रहा है, अ मैंगो, राम इज ईटिंग अ मैंगो। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बात समझ में आ रही है आप लोग को अच्छे से? चलिए आगे देखते हैं ना, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश नहीं बताया था, राम आम खाता है का इंग्लिश क्या होगा, राम बोल रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा राम हो गया, इसके बाद बोल रहा है V1 या V5, तो राम सिंगल नेम है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम हमेशा वर्ब का फिफ्थ रूप यूज करेंगे ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो हमारा होगा राम ईट्स क्या, अ मैंगो, एक आम, राम ईट्स अ मैंगो। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग चलते हैं परफेक्ट में। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो तो वहाँ पहचानने की बात की जाए, कैसे पहचाना जाएगा, तो वहाँ पे हमारा रूल है दोस्तों कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आपको क्या लगा हुआ मिल जाए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, क्या मिल जाए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आपको मिलेगा या है, देखिए या फिर क्या मिलेगा, या है, ई है, ए है, तब हमारा समझ में आना चाहिए हम लोग को क्या, कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं दोस्तों, डायरेक्ट मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हैज लगाएंगे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट एंड कोई भी नाम हो तो हैज, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को ले लीजिए, राम आम खा रहा है को क्या बनाएंगे, यहाँ से पाएंगे तो राम आम खाया है या राम आम खा चुका है, तो राम आम खा चुका है इसका इंग्लिश बनाना हो तो क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट हमारा राम है तो राम, इसके बाद बोल रहा है हैज या हैव, ये दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करेंगे हम, वर्ब कौन सा लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा सब्जेक्ट राम है जो सिंगुलर है। ठीक है, तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हैज, आगे बोल रहे हैं थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, राम हैज ईटेन क्या, अ मैंगो, राम हैज ईटेन अ मैंगो। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलिए अब इसी का परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, तो जब किसी भी हिंदी सेंटेंस के आखिरी में आपको लगा हुआ मिल जाए क्या, रहा है, रही है, रहे हैं,
किसके साथ? समय के साथ, यानी कि उसमें समय भी दिया रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में बस थोड़ी सी अंतर होती है। यहाँ पे भी रहा है, रही है, रहे हैं है, और यहाँ भी रहा है, रही है, रहे हैं, बट अंतर यह है कि यहाँ टाइम नहीं दिया रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं दिया रहता है, बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम दिया रहता है, इसलिए इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब सिंस का प्रयोग किसके साथ करते हैं? तो सिंस का प्रयोग किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय को बताने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और एक अंतराल हो, ड्यूरेशन बताना हो, है ना, समय का अंतराल 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, 2 घंटों से, 5 महीनों से, ऐसे, तो हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ तक आप उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट टेंस को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। जैसे अब इसी सेंटेंस का अगर बनाऊँ प्रेजेंट परफेक्ट में कि राम 2 घंटों से आम खा रहा है, राम 2 घंटों से आम खा रहा है, तो क्या होगा? राम हैज, चूँकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज, राम हैज बीन ईटिंग अ मैंगो, कब से? 2 घंटों से। तो 2 घंटा क्या होगा? अंतराल है ना, ड्यूरेशन बता रहा है, तो वहाँ पे फॉर यूज करेंगे। राम हैज बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से, ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में भी वही 4 होता है, पास्ट का भी 4 रूप, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत नहीं। आइए, यदि पास्ट इंडेफिनिट को पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? तो इसमें भी वही दिमाग में रखना है बात, क्या कि जब किसी सेंटेंस के आखिरी में किसी हिंदी सेंटेंस के आखिरी में या, ई, ए या फिर ई, ता, था, ती, थी, ते, थे लगा हुआ मिल जाए, यानी कि इनमें से कोई भी एक लगा हुआ मिल जाए हिंदी सेंटेंस के आखिरी में, है ना, क्या मिल जाए? या, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे, इनमें से कोई भी एक, यानी कि सब एक साथ मिलेगा नहीं, कोई एक मिलेगा, तो आपको समझ जाना है कि ये हमारा सेंटेंस जो है वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब इसमें भी जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब का आवश्यकता नहीं पड़ता, हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लेकिन जब इसको निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं दोस्तों, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। वह हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है क्या? डिड। क्या होता है? डिड। कब? जब हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगा। निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब हमें डिड का आवश्यकता पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, और ऐसे अफर्मेटिव में इसकी आवश्यकता पड़ती है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे अब इसी को बनाओ कि राम आम खाता था या राम आम खाया, ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? राम आम खाया, राम का राम। अब ईट का V2 क्या होगा? V2 बोल रहा है ना यहाँ पे, V2 वर्ब का दूसरा रूप, तो ईट का V2 क्या होता है? एट, ATE। राम एट अ मैंगो, राम एक आम खाया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? राम एक आम खाया। आइए आगे देखते हैं इसी का कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे। तो जब किसी हिंदी सेंटेंस के आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ मिल जाए, क्या मिल जाए? रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ मिल जाए। चलिए दोस्तों, तो क्या मिल जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे मिल जाएगा कहाँ पे? हिंदी सेंटेंस के अंत में। तो हमें समझना होगा क्या कि यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। सबका स्ट्रक्चर भी लगभग सेम होता है, बस वही टेंस बदलने के लिए हम लोग वर्ब का फॉर्म बदलते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है ना। अब इसी सेंटेंस को अगर इंग्लिश बनाएं, राम आम खा रहा था, तो क्या होगा? राम, सब्जेक्ट हो गया हमारा राम, इसके बाद क्या? वाज या वर,
तो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, वाज। राम वाज क्या, ईट का बिफोर ईटिंग क्या खा रहा था, अ मैंगो। राम वाज ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, समझ में आ रही है बात। आइए अब इसका देखते हैं परफेक्ट। तो परफेक्ट में होता है दोस्तों कि जब किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में आपको मिल जाए लगा हुआ क्या, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो आपको समझ जाना है कि यह जो सेंटेंस है वह पास्ट परफेक्ट का है। ठीक, क्या मिल जाएगा आपको, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे मिल जाए, इनमें से कोई भी एक, तो हमें समझना है कि यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। अब इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए इसी सेंटेंस को इंग्लिश बनाते हैं। राम आम खा चुका था, तो क्या बनेगा, राम। अब यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, इसमें तो चुनने की जरूरत है नहीं कौन सा किसके साथ लगेगा, इसमें डायरेक्ट हैड को हैड की रखना है, राम हैड। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म इट, इट का थर्ड फॉर्म इटेन, राम हैड इटेन क्या, अ मैंगो। राम हैड इटेन अ मैंगो, यहाँ तक दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, देखते हैं ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें भी वही है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको लगा हुआ मिल जाए क्या, रहा था, रही थी, रहे थे, विथ टाइम समय के साथ। ठीक है ना, समय के साथ लगा हुआ मिल जाए तो यहाँ भी हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे टाइम को बताने के लिए। और इसका स्ट्रक्चर हमारा होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक, सिंस और फॉर प्लस टाइम। यदि अब इसका स्ट्रक्चर को इसी स्ट्रक्चर पे क्या करें, ये सेम सेंटेंस को यदि इंग्लिश करना चाहें, राम 2 घंटों से आम खा रहा था, क्या, राम 2 घंटों से आम खा रहा था बोलें, तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, तो राम का राम होगा, इसके साथ होगा राम के बाद हैड, राम हैड बीन ईटिंग, राम हैड बीन ईटिंग, क्योंकि बिफोर बोल रहा है इसलिए ईटिंग होगा, राम हैड बीन ईटिंग क्या, अ मैंगो। कब से खा रहा था भाई, 2 घंटों से, इसलिए 4 2 आवर्स। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आशा करता हूं आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जगह थोड़ा कम बचने के कारण मैं थोड़ा लिख नहीं पाया, ढंग से साफ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको दोस्तों, फिर से आप ध्यान से सुनेंगे। राम हैड बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 2 आवर्स, राम हैड बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 2 आवर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको प्रेजेंट और पास्ट में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर की ओर। तो फ्यूचर टेंस आप समझते जानते हैं दोस्तों कि जो आने वाला समय को बताए उसी को हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं, है ना। फ्यूचर टेंस को पहचानने के लिए देखिए, फ्यूचर का भी 4 टाइप्स होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको समझते हैं, देखते हैं कैसे। जब इंडेफिनिट पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, तो इसमें होगा जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको लगा हुआ मिल जाए गा, गी, गे, जैसे खाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, सोएगा, ऐसा ना, तो आपको समझ जाना है कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब राम आम खाएगा का इंग्लिश क्या बनेगा, राम एक आम खाएगा, इंग्लिश बनेगा इसका राम का राम। अब इसके साथ राम के साथ विल का प्रयोग करेंगे ना। शैल का प्रयोग सिर्फ आई और वी के साथ किया जाता है। ठीक, तो इसका होगा क्या, बाकी के साथ सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ होगा राम विल क्या, V1 ईट अ मैंगो, राम विल ईट अ मैंगो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कंटिन्यूअस की ओर। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कंटिन्यूअस की ओर बढ़ते हैं।
तो इसका कंटिन्यूअस क्या होता है, जब जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको लगा हुआ मिल जाए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, क्या लगा हुआ मिलेगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको मिल जाए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे क्रिया के अंत में ना, तो हमें समझ जाना है कि यह फ्यूचर पर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे बात ऐसा है दोस्तों, अब कहेंगे कि यहाँ बी क्यों लग गया सर, तो बी इसलिए लग गया क्योंकि ये शैल और विल जो है सो मॉडल वर्ब हैं। ठीक है, और मॉडल वर्ब के बाद जो भी वर्ब आता है वो V1 आता है, इसीलिए अब यहाँ पे आगे कंटिन्यूअस शो करने के लिए हमें V4 लगाना है। तो शैल और विल के बाद तुरंत V4 नहीं यूज किया जा सकता था, इसलिए बीच में हम लोग बी यूज किए, जो कि बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, इसीलिए अब इसी को बनाइए इंग्लिश क्या बनेगा, राम आम खा रहा होगा, राम एक आम खा रहा होगा, तो इसका इंग्लिश होगा राम विल बी ईटिंग अ मैंगो, राम एक आम खा रहा होगा, हो गया ना। तो इस तरह से कंटिन्यूअस भी बन जाता है। चलिए अब हम लोग इसी का परफेक्ट टेंस में देखते हैं। परफेक्ट में होता है दोस्तों क्या कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में हमें क्या मिले, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो हमें समझ जाना है कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, आइए इसी सेंटेंस को इंग्लिश बनाते हैं। इसी पे कैसे बनेगा, तो होगा राम शैल या विल, तो राम के साथ विल, राम विल, आगे हैव, इसके बाद बोल रहा है इट V3, V3 क्या है हमारा इट, इट का V3 ईटेन, राम विल हैव ईटेन अ मैंगो, राम विल हैव ईटेन अ मैंगो, राम एक आम खा चुका होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनता है। तो इसमें भी होगा वही, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विथ टाइम, समय के साथ। ठीक है ना, इसमें भी समय लगा हुआ मिलेगा, तो समय को बताने के लिए सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे और इसका स्ट्रक्चर होगा वही सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आ गया। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी पे आधारित कुछ एग्जाम्पल है जो इसी को मैं इधर बना देता हूँ थोड़ा सा आपको। तो इसका क्या होगा, राम बनाता हूँ इसको क्या, राम मंडे से आम खा रहा होगा, ऐसे बनाते हैं ना, राम मंडे से आम खा रहा होगा। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, राम विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, कब से, मंडे से। तो मंडे एक निश्चित टाइम के अंदर में आता है, पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है ना, इसलिए इसके साथ सिंस का प्रयोग किया जाएगा, सिंस मंडे। ठीक है, राम विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मंडे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक की बात आपको आशा करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। राम विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मंडे। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा आज बेसिक टेंस था दोस्तों, जो सबको जानने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी क्लास के बच्चे हों, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई क्लास में पढ़ रहे हो, हर बच्चों की ये ज़रूरत है। इसलिए मुझे लगा कि आपको ये देना चाहिए कुछ बेसिक कंसेप्ट टेंस का, जो ये हर जगह पे काम आएगा। ये चार्ट को अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे दोस्तों, तो आपको हर टेंस को पकड़ने में, पहचानने में किसी तरह की कोई संकट, समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं होगी और आप अच्छे से टेंस को पहचान पाएंगे और उसे फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। चूँकि साथ साथ मैं स्ट्रक्चर भी दे दिया हूँ, तब तक
आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस चैनल को क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे फैलाएंगे दोस्तों, क्योंकि हर एक बच्चा को ये जानने की ज़रूरत है ना। हर किसी को जनाइए, हर किसी को बताइए, बिल्कुल बताने और सिखाने में कोई दिक्कत नहीं होता है दोस्तों। जितना ज़्यादा आप लोगों को बताएंगे उतना ही आपको नाम लेगा लोग, इसलिए आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे अपने से, और अपने जितने भी लोग हैं आपके कांटेक्ट में हर किसी को शेयर कीजिए, बताइए और देखिए। तब तक के लिए बाय बाय। फिर से मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में और नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।